हाँ भाई, वेलकम बैक क्लास। हम लोग ने अभी तक एसएसएम चैप्टर खत्म किया था। नया चैप्टर जो आज हम लोग स्टार्ट करें दैट इज वेव्स। ठीक है, ये बहुत कुछ एसएसएम का ही आपका एप्लीकेशन रहेगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और नई भी सीखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो आई सजेस्ट एसएसएम की प्रैक्टिस भरपूर अच्छे से करिएगा, तब जाके आपको वेव्स में थोड़ी आसानी लगेगी। अगर आपकी एसएसएम की प्रैक्टिस नहीं हो रखी है तो फिर आपको वेव्स में दिक्कत और जा सकती है। ठीक है, हाँ, एक सिंपल सी बात से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बिग बैंग थ्योरी सभी ने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, कि पहले मेरे पास जितना भी मैटर था, जो भी चीज़ें थी, वो मेरे पास एक पॉइंट पे थी। ठीक है, पूरे एक पॉइंट साइज पार्टिकल में मेरे पास पूरी चीज़ें थी, एनर्जी भी, मास भी। ठीक है, और अचानक से एक्सप्लोजन हुआ और फिर मेरे पास जो भी है मैटर और एनर्जी, वो थ्रू आउट द यूनिवर्स फैलना स्टार्ट कर रही है आरियस में। और अभी भी मेरे पास मैटर और एनर्जी जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रही है, बढ़ते हुए जा रही है, बढ़ते हुए जा रही है आरियस में। मतलब आफ्टर बिग बैंग एक्सप्लोजन मेरे पास मैटर भी मूव कर रहा है और मेरे पास एनर्जी भी मूव कर रही है आरियस में। अभी तक जितने भी हम लोग ने मैकेनिक्स में चैप्टर देखा था, उसमें हम लोग ने मैटर का मोशन काफ़ी हद तक स्टडी कर लिया था। ठीक है, कि हाँ भाई, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, उसका मोशन अगर हमको इंटरप्रेट करना है तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, ये अलग अलग टर्म्स की मदद से हमने उसका मोशन स्टडी किया था। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी के मोशन को कैसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सुनो, मान के चलो मेरे पास एक पार्टिकल ए है, t इज इक्वल टू 0 पे वो इस पोजीशन पे था और वो मूव कर रहा था कुछ वेलोसिटी u से। ठीक है, पार्टिकल ए t इज इक्वल टू 0 पे वो इस पोजीशन पे था और मूव कर रहा था विद वेलोसिटी u। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैं उसको कांस्टेंट वेलोसिटी मान लूं कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी u से जा रहा है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम t नॉट, मान के चलो पार्टिकल ए यहां तक पहुंच गया। आफ्टर सम टाइम टी नॉट, पार्टिकल ए आपके पास यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो अगर मैं इस पार्टिकल के बारे में अगर अच्छे से नोटिस करूँ तो जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया, अब इस पार्टिकल का खुद का कुछ मास होगा, ऑब्वियसली खुद का कुछ मास होगा, मान के चलो स्मॉल है। तो जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे पहुंचा है, मतलब इनडायरेक्टली उसने उस मास को यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है। अरे उसमें जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई, वो मास यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया है विद द वेलोसिटी u। अरे उसमें अब हमको पता है कि जब भी मेरे पास एक मास में अगर वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई भी पार्टिकल विद सम मास अगर वो कुछ वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, तो उसके पास एक एनर्जी पोजेस्ट होगी जिसको हम लोग बोलते थे काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मेरे पास हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर। तो जब पार्टिकल यहां से यहाँ पे गया था तो उसने अपने मास को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया, मैं ये भी बोल सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर यहाँ पे थी और t इज इक्वल टू टी नॉट पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर यहाँ पे। आरियस में, ठीक है, इसका मतलब जब मेरे पास पार्टिकल ए इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गया था तो उसकी वजह से मास भी ट्रांसफर हुआ है, उसकी वजह से एनर्जी भी ट्रांसफर हुई है, उसकी वजह से मेरे पास एनर्जी भी ट्रांसफर हुई है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो एक तरीका हम लोग ये देख रहे हैं कि हाँ भाई, जब मुझे एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करनी है तो मैं कैसे कर रहा हूँ कि वो एनर्जी मैंने किसी मास के अंदर स्टोर कर दिया और उस मास को, उस मैटर को मैंने वहां से यहाँ तक मूव करवा दिया। तो जैसे जैसे वो मैटर मूव कर रहा है वो अपने साथ वो एनर्जी लेके भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया एनर्जी के मूवमेंट का। ठीक है, जिसमें मेरे पास एनर्जी के मूवमेंट के लिए, एनर्जी के मूवमेंट के लिए मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये एक ऐसा तरीका हो गया जिसमें मेरे पास एनर्जी के मूवमेंट के लिए मूवमेंट ऑफ पार्टिकल वाज रिक्वायर्ड। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब बचपन में अपन लोग ने कभी ऐसा एक खेल जरूर खेला होगा कि मान के चलो एक वॉल से मैंने एक रस्सी जोड़ रखी है। ठीक है, एक रस्सी जोड़ रखी है, लाइट सी रस्सी, ज्यादा हैवी थी। ठीक है, और मैं एक साइड से मैंने उसका कोना पकड़ रखा है, मतलब एक कोना मेरे हाथ में और दूसरा कोना जो है वो दीवार से अटैच्ड है। ठीक है, और मैं उस कोने को, मेरे हाथ में जो कोना है, मैं उसको जोर जोर से ऐसा अप डाउन मोशन कर रहा था। समझ में आ रही बात? तो जैसे जैसे मैं इस पार्टिकल को, अपने हाथ वाली रस्सी को अगर मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं तो आपने देखा होगा कि आगे की तरफ मेरे पास कुछ ऐसे पल्सेस आगे जाते हुए दिखाई देती, कुछ ऐसे शेप की चीजें मुझे आगे जाते हुए दिखाई देती। जैसे जैसे आप ऊपर नीचे कर रहे हो तो ये पल्स जो है ये आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। अरे इसमें कुछ मूव कर रहे हो और वापस कुछ थोड़े बहुत रिफ्लेक्ट होकर आ रहे होते हैं।
ठीक है, कुछ इस साइड जा रहे होते हैं और कुछ वापस रिफ्लेक्ट होके आ रहे होते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी मान के चलो मैं इतने सारे पल्सेस नहीं, ठीक है ठीक है, अब इसको मैं पल्स का नाम नहीं, इसको मैं डिफॉर्मेशन का नाम दे रहा हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि पल्स क्या होता है सर अभी हमको नहीं पता, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पल्स क्या होता है हमको नहीं पता, इस वजह से पल्स को छोड़ के मैं इसको अभी डिफॉर्मेशन बोलूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने अप डाउन मूवमेंट की रस्सी में, तो एक झटके की वजह से एक डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ और वो आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, मान के चलो t = 0 पे ये डिफॉर्मेशन यहाँ पे था। ठीक है, इस रस्सी में रैंडमली मान के चलो मैंने एक पॉइंट लिया B, रस्सी पे रैंडमली मैंने एक पॉइंट लिया B आरियस में। अब जैसे t = 0 पे क्योंकि डिफॉर्मेशन यहाँ पे है, ठीक है, तो इनिशियली अगर आप B पे देखोगे तो B जो है इनिशियली रेस्ट पे था, तो B की इनिशियल वेलोसिटी कितनी बोल सकता हूँ मैं? 0, कि B इनिशियली रेस्ट पे था, मतलब B की इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 0, क्योंकि मेरे पास B का कोई ऊपर नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है? नहीं सर, मैंने सिर्फ एक झटका क्रिएट किया था जो यहाँ पे, क्या वो B तक पहुंचा है क्या? नहीं, तो B अभी फिलहाल रेस्ट मुझे दिखाई दे। लेकिन जैसे ऐसे ये डिफॉर्मेशन आया होगा, मान के चलो जस्ट कुछ टाइम t = t' पे डिफॉर्मेशन पॉइंट B तक पहुंच गया, डिफॉर्मेशन पॉइंट B तक पहुंच गया। ठीक है, अब जैसे डिफॉर्मेशन पॉइंट B तक पहुंच गया, तो जैसे जैसे डिफॉर्मेशन आगे ट्रैवल कर रहा है, पहले पॉइंट B ऊपर गया होगा, फिर पॉइंट B नीचे आया होगा, पहले पॉइंट B ऊपर गया, फिर पॉइंट B नीचे आया। ठीक है, और वो डिफॉर्मेशन फिर आगे चला गया। तो मुझे कैसी कहानी दिखाई दे रही है कि t = 0 पे B यहाँ पे और डिफॉर्मेशन आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, आगे आ रहा है। जैसे डिफॉर्मेशन B पे पहुंचा तो पहले B ऊपर गया, फिर वापस B नीचे आया और फिर डिफॉर्मेशन आगे चलेगा, फिर B वापस रेस्ट पे था मेरे पास। समझ में आ रही बात? तो t = 0 पे ये पल्स था, B यहीं पे, ये आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, आगे आ रहा है। जैसे ही पल्स यहाँ तक पहुंचा तो B ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर पल्स आगे चली गई, वो डिफॉर्मेशन आगे चली गई, B वहीं का वहीं रह गया। तो मैं क्या ऑब्जर्व कर सकता हूं कि जब ये पल्स यहाँ पे पहुंची थी, ये वाली पल्स यहाँ पे या ये वाला डिफॉर्मेशन यहाँ पे पहुंचा था, ठीक है, तो इस डिफॉर्मेशन की वजह से B की वेलोसिटी पहले ऊपर की तरफ आ रही थी, फिर उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रही थी। B के पास कुछ वेलोसिटी पहले ऊपर की तरफ आ रही थी, फिर कुछ वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रही थी। आरियस में अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी B की? 0, मतलब इनिशियल एनर्जी कितनी थी मेरे पास B की? 0। फाइनली जब मेरे पास B मूव कर रहा है, ठीक है, जब वो डिफॉर्मेशन उस तक पहुंच गई थी, तब क्या B की वेलोसिटी 0 रही है? एक नॉन जीरो वैल्यू होगी, नॉन जीरो वैल्यू क्योंकि सर वो मूव करने लग गया, तो इसका मतलब इनिशियल एनर्जी B की 0 थी, और जैसे ही वो डिफॉर्मेशन आई तो B के पास कुछ ना कुछ एनर्जी आ गई, B के पास खुद की कुछ ना कुछ एनर्जी आ गई, मतलब B के पास फाइनल कुछ एनर्जी आ गई, मान के चलो E। समझ आ रही बात? मतलब बोलने का पूरा मतलब ये है, इस सिचुएशन से हमको ये समझ में आया कि ये जो डिफॉर्मेशन है, ठीक है, इस डिफॉर्मेशन के आने से पहले B की एनर्जी 0 थी, और जैसी डिफॉर्मेशन यहाँ पे आ गया तो B के पास खुद की कुछ एनर्जी आ गई थी। मतलब ये डिफॉर्मेशन एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, ये डिफॉर्मेशन जो है एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, जो जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे वो पार्टिकल को एनर्जी दे रहा था। ठीक है, जैसे जैसे वो आगे गया तो जिस भी पार्टिकल के ऊपर आया था उस पार्टिकल को उसने एनर्जी दी थी, जिसकी वजह से पहले ऊपर गया पार्टिकल, फिर पार्टिकल नीचे। समझ में आ रही बात? मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये जो डिफॉर्मेशन आ रहा है, दिस इज ऑल्सो द ट्रैवल ऑफ एनर्जी, दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ ट्रैवल ऑफ एनर्जी। आ रही है उसमें, यहाँ पे भी एनर्जी ट्रैवल कर रहा है। लेकिन अगर आप एक बात नोटिस करोगे, जब ये डिफॉर्मेशन आगे की तरफ जा रहा है, जब ये एनर्जी आगे की तरफ जा रही है, तो क्या रस्सी अपने साथ वो आगे खींचते हुए लेके जा रही है क्या? जैसे कि मान के चलो मैंने पल्स बनाया तो वो पल्स आगे चले गए, लेकिन जो रस्सी का पार्टिकल मेरे हाथ में था, क्या वो अभी भी मेरे हाथ में? आरियस में जो यहाँ पे जो मेरे पास पार्टिकल था वो अभी भी यहाँ पे, जो B वाला पार्टिकल था वो अभी भी वहीं पे, बस वो पार्टिकल्स ऊपर नीचे जाके आ गए। समझ में आ रही बात? इसका मतलब एनर्जी तो आगे ट्रैवल कर रही है, लेकिन क्या पार्टिकल आगे ट्रैवल कर रहा था क्या? नहीं सर, पार्टिकल वहीं पे था, बस ऊपर नीचे मूव कर रहा। ठीक है, पार्टिकल वहीं का वहीं रह गया। समझ में आ रही बात? मतलब एक तरीका ये था जिसमें मेरे पास एनर्जी ट्रैवल के साथ मैटर भी ट्रैवल कर रहा था, एक तरीका ये हो गया जिसमें एनर्जी ट्रैवल के साथ मैटर ट्रैवल नहीं कर रहा, मैटर ट्रैवल नहीं कर रहा। समझ में आ रही है बात? समझा नहीं समझा? इसी चीज को द ट्रैवल ऑफ एनर्जी विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, द ट्रैवल ऑफ एनर्जी विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज नोन एज वेव। द ट्रैवल ऑफ एनर्जी विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज नोन एज वेव। सर अभी तक हम लोग वही देखते रहे थे, जब ऐसा ऐसा मैं कर रहा था मैं बोला देख भाई वेव जा रही, देख भाई वेव जा रही आ रही है उसमें, तो ये जो वेव जा रही है ये होता है कि एनर्जी जा रही है।
तो वेव इज द ट्रैवल ऑफ एनर्जी विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। आ रही बात मेन, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आप लोग ने मान के चलो यहां पे साउंड वेव के बारे में सुना होगा, ठीक है। सुना नहीं भी होगा तो मैं आपको समझाता हूं। साउंड, आवाज, ठीक है। आवाज होती क्या है पहले मैं आपको वो समझाता हूं, ठीक है। आवाज सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आवाज कोई मेरे पास मैटर नहीं, अरे इसमें क्योंकि मैटर हर सारे मैटर मेरे पास एटम मॉलिक्यूल से बने। क्या साउंड के लिए मेरे पास कोई साउंडिटोरियम नाम का कोई एलिमेंट था क्या? नहीं सर, केमिस्ट्री वाले ने तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया था। इसका मतलब साउंड इज नॉट मैटर, इट इज प्योर एनर्जी ट्रैवलिंग थ्रू द एरिया, ट्रैवलिंग थ्रू द स्पेस। समझ में आ रही बात? अब होता क्या है सुनो, मान के चलो ये भाई साहब है राम, और राम आवाज दे रहे हैं शाम को। समझ में आ रही बात? ठीक है। राम और शाम के बीच में एयर पार्टिकल्स है, मान के चलो मैंने कुछ एयर पार्टिकल्स ऐसे शो कर दिए। समझ में आ रही बात? होता क्या है कि जैसे मेरे वोकल कॉर्ड से, मेरे थ्रोट से जब एक आवाज, कोई कुछ आवाज निकल रही है, आवाज निकल रही है मतलब बेसिकली क्या होता है कि मेरा थ्रोट जो है एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। आ रही बात में? उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है कि जैसे वो एनर्जी बाहर आती है, वो एनर्जी मेरे मुंह के बाहर में आती है, तो जस्ट जो कांटेक्ट वाला पार्टिकल था, जस्ट जो एकदम एडजेसेंट वाला पार्टिकल था, उसको वो एनर्जी मिल गई और वो पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वैसे ये बहुत आगे का टॉपिक है लेकिन आप समझ सकते हैं। आगे उसमें जैसी एनर्जी इस पार्टिकल को मिल गई, जैसी एनर्जी इस पार्टिकल को मिल गई तो ये पार्टिकल वाइब्रेट करने लग गया। जैसे ये वाइब्रेट करने लग गया तो इसने अपने बाजू वाले को धक्का दिया और वो वाइब्रेट करने लग गया, उसने अपने बाजू वाले को धक्का दिया और वो वाइब्रेट करने लग गया, उसने अपने बाजू वाले को धक्का दिया और वो वाइब्रेट करने लग गया। ऐसा वाइब्रेशन पास होते 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 ये जो वाइब्रेशन है बेसिकली इस शाम तक मेरे पास पहुंच जाती है। समझ आ रही बात? तो जो वाइब्रेशंस राम से निकली थी वो वाइब्रेट होते 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 थ्रू द एयर पार्टिकल्स वो मेरे पास शाम तक पहुंचेगी। और यही वाइब्रेशन जो है दिस इज साउंड एनर्जी। यही वाइब्रेशन क्या है मेरे पास? साउंड एनर्जी। आ रही है इसमें? एक तरीके से अगर आपको इसको डेली लाइफ में सीखना है तो मतलब डेली लाइफ से रिलेट करना देख सकते हो। मान के चलो मेरे पास एक क्यू खड़ी थी, क्यू लाइन भाई, आ रही है इसमें? ठीक है। एक पांचवा बंदा आया, एकदम मेरे समान बॉडी बिल्डर, और उस भाई साहब ने आके इसको धक्का दे दिया। जैसे ही इनको धक्का पड़ा उसने आगे वाले को धक्का दे दिया, फिर इसके वजह से उस धक्के वजह से इसने आगे वाले को धक्का दे दिया, उस धक्के की वजह से इसने आगे वाले को धक्का दे दिया। तो बेसिकली धक्का का ओरिजिनेट यहां से हुआ था और वो धीरे धीरे धक्का जो है, वो जो डिस्टर्बेंस है वो आगे ट्रैवल होते 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 इस पार्टिकल तक पहुंचा। आ रही है इसमें? क्या ये भाई साहब यहाँ पे जाके इसको धक्का दिया था? नहीं, इस भाई साहब ने सिर्फ यहाँ पे धक्का दिया था। मतलब यहाँ पे धक्का या फिर जो एनर्जी जो है वो आगे ट्रैवल कर रही है, एनर्जी जो है वो आगे ट्रैवल कर रही है, लेकिन क्या असली में मैटर आगे ट्रैवल किया था क्या? नहीं सर, बस उसने धक्का दिया था, मैटर वही का वही प्रेजेंट है, एनर्जी आगे ट्रैवल करते हुए चली। समझ में आ रही बात? ठीक है। सो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ वेव। समझ में आ रही बात? टू ट्रैवल ऑफ एनर्जी विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, मूवमेंट ऑफ एनर्जी या ट्रैवल ऑफ एनर्जी विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज नोन एज वेव। हमारी बात मतलब बेसिकली वेव मेरे पास एक ऐसी एनर्जी ट्रैवल है जिसमें मेरे पास पार्टिकल आगे ट्रैवल नहीं होता। समझ में आ रही बात? जैसे कि मैं स्ट्रिंग की बात करूँ तो पल्स आगे चले जाता है लेकिन पार्टिकल वहीं का वहीं रह जाता है। साउंड की बात करूँ तो मेरे पास वाइब्रेशंस आगे चले जाते हैं लेकिन एयर पार्टिकल्स वहीं के वहीं रह जाते हैं। समझ में आ रही बात? अगर क्यू की डिस्टर्बेंस की बात करूँ तो धक्का आगे ट्रैवल हो जाता है लेकिन मेरे पास सारे इंसान वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। समझ में आ रही बात? मतलब मैटर मेरे पास चल के आगे नहीं जा रहा है, मैटर वही है, बस उसने एनर्जी आगे ट्रांसफर करवा दी। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो तो मेरे ख्याल से वेव होता क्या है वो आपको समझ में आ गया है। ठीक है सर, ये सब तो ठीक है, ये सब समझ में आ गया कि वेव होता क्या है, लेकिन आपको पता होगा कि अगर हमें कोई भी चीज़ सॉल्व करनी है तो हमको उसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना आना चाहिए। आइए इसमें, ताकि हम उसकी कैलकुलेशन कर सके, उसके और एप्लीकेशंस देख सके। ठीक है, तो अब हम मैथमेटिकली वेव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आज के एक लेक्चर में हम बस वही देखेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको वेव क्या होती है वो तो समझ में आ गया। चलो
देखेंगे। अब वेव का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखने से पहले बेसिकली हम ये देखेंगे कितने कैटेगरी या कितने टाइप्स ऑफ वेव्स हम लोग पढ़ सकते हैं। आर यू उसमें? ठीक है, तो सबसे पहले आप डालना क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, हाँ सबसे पहला क्लासिफिकेशन वेव क्लासिफिकेशन। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ा आसान हो सके उसके हिसाब से मैं आपको कैटेगरीज दिखा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग ऑन नेसेसिटी ऑफ मीडियम। नेसेसिटी ऑफ मीडियम, जैसे कि मैंने आपको बात किया था कि वेव इज द ट्रैवल ऑफ एनर्जी विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब एक एग्जांपल तो हम लोगों ने देखा था रस्सी वाला। ठीक है, कि रस्सी को मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो इस वजह से मेरे पास डिस्टर्बेंस आगे ट्रैवल कर रहा है। आगे इसमें अब मान के चलो दीवार है, इंसान है, लेकिन बीच में रस्सी नहीं है। मैं कितना भी हाथ ऊपर नीचे कर दूं, क्या आपको पल्स आगे जाके दिखाई दे रही है? सर नहीं सर, पल्स तो दिख ही नहीं रही है, पल्स ही नहीं क्रिएट होगी, क्योंकि इस टाइप के मोशन के लिए वो रस्सी का होना जरूरी है। मतलब इस टाइप के वेव के लिए इस मीडियम का होना जरूरी है। मीडियम मतलब जिसके थ्रू वो पास करने वाला। समझ आ रही बात? ठीक है, मतलब जब मैं इस वेव की बात कर रहा हूँ, स्ट्रिंग वेव की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? स्ट्रिंग वेव की बात। तो स्ट्रिंग वेव एक ऐसी वेव है जिसको मीडियम का होना जरूरी है। अगर मीडियम ही नहीं है तो क्या स्ट्रिंग वेव दिखाई देंगे आपको? नहीं। और इसमें ये तो एक एग्जांपल हो गया जिसमें मेरे पास मीडियम इज रिक्वायर्ड। वैसे मैंने साउंड बोला था कि एयर पार्टिकल्स का वाइब्रेशन, अगर एयर पार्टिकल्स ही नहीं, मैं कितना भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दूंगा, लेकिन क्या डिस्टर्बेंस उसकी कान तक पहुंच पाएगा? क्या नहीं सर, क्योंकि बीच में कुछ वाइब्रेट करने वाले पार्टिकल्स ही नहीं। ठीक है, मान लीजिए बीच में वैक्यूम है, कुछ वाइब्रेट करने के लिए है क्या मेरे पास? नहीं, तो साउंड उस तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, यही चीज होती है अपने पास स्पेस में। तो इस वजह से एस्ट्रोनॉट जो है वो मेरे पास डायरेक्टली एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो अपन लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें मीडियम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल स्ट्रिंग वेव, सेकंड एग्जाम्पल अपन लोग ले सकते हैं साउंड वेव। इवन वो जो क्यू वाला धक्का दिया था, मान के चलो आगे इंसान ही नहीं, आके मैंने धक्का दे दिया, क्या आगे आपको ट्रैवल करते हुए दिखाई देगा? नहीं सर, वो धक्का किसी पे लगा ही नहीं, तो ट्रैवल क्या करेगा? समझ में आ रही बात? सेकेंड एग्जाम्पल देखो, आपको बता होगा, आप लोग ने बचपन में पढ़ा होगा कि सर लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और लाइट ट्रैवल करते हुए आ रही है इसमें, और जब लाइट ट्रैवल कर रही है तो आपने देखा होगा कि बीच में काफी बार वैक्यूम भी रहता है। ठीक है, सन से अर्थ तक आने तक। ठीक है, जैसे मैं सन से अर्थ रेस, सन रेस की बात कर रहा हूँ कि जब वो मेरे पास सन से अर्थ तक ट्रैवल कर रही है तो बीच में कुछ ऐसा भी पोर्शन होता है मेरे पास जो ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएटेड है। एग्जैक्ट नहीं, मेरे पास बहुत कुछ वैक्यूम है। समझ आ रही बात? ठीक है, ऑलमोस्ट वैक्यूम रीजन है। ठीक है, तो सनरेज क्या उसमें आके अटक जाती है क्या? नहीं सर, उसको भी पार करके सनरेज मेरे पास अर्थ तक आती है। और इसमें मतलब जहाँ पे वैक्यूम नहीं था वहां पे पार्टिकल्स थे, जहाँ पे वैक्यूम है वहां पे पार्टिकल्स नहीं है। तो इस सनरे की अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? सनरेज की अगर मैं बात करता हूँ, तो सनरेज को ट्रैवल करने क्या मीडियम की रिक्वायरमेंट थी क्या? नहीं सर, चाहे मीडियम हो या मीडियम ना हो, चाहे यहाँ पे मीडियम हो या फिर मीडियम ना हो, मेरे पास सनरेज जो है ट्रैवल करती ही करती है। आर में? ठीक है, और मुझे पता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब मेरे पास एनर्जी जो है ट्रैवल कर रही है विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, मीडियम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन एनर्जी ट्रैवल कर रही है, लाइट ट्रैवल कर रही है। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे जाके आप पढ़ोगे कि लाइट को हम लोग बोलेंगे बाद में ईएम वेव्स। ठीक है, ये मैंने आप लोग को उसमें हीट एंड थर्मोडियम में भी आपको पढ़ाया था। अरे उसमें जब मैंने आपको ये रेडिएशन टॉपिक जब पढ़ाया था हीट ट्रांसफर, उसमें मैंने आपको बताया था वो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सीरीज, उसमें बीच में एक आया था विजिबल रीजन। वही विजिबल रीजन को अपन लोग लाइट बोलते हैं, उसी विजिबल रीजन को अपन लोग लाइट बोलते हैं। ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ ईएम वेव। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो बेसिकली दिस टाइप ऑफ वेव डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। दिस टाइप ऑफ वेव डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। मतलब एक ऐसे टाइप की वेव रहती है जिसमें मीडियम इज रिक्वायर्ड, एक ऐसे टाइप की वेव रहती है जिसमें मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल ईएम वेव्स।
समझ आ रही बात। तो हम लोग वेव को सबसे पहले तो दो टाइप में ब्रेक किए कि डिपेंडिंग ऑन मीडियम रिक्वायर्ड थे, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसी चीज जिसमें मीडियम इज रिक्वायर्ड, ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम इज रिक्वायर्ड, उनको अपन लोग बोलेंगे मैकेनिकल वेव्स। क्या बोलेंगे? मैकेनिकल वेव्स। और भी कुछ कुछ नाम आते हैं, वो मैं आपको आगे क्वेश्चंस में बताऊंगा, ये आगे टॉपिक जब आएंगे तब बताऊंगा, ठीक है। दूसरी टाइप की जिसमें मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, सिंपल है, मीडियम रिक्वायर्ड को मैकेनिकल बोल रहे थे, मीडियम नॉन रिक्वायर्ड को अपन लोग बोलेंगे नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, क्यू वेव, क्यू डिस्टर्बेंस, ठीक है। अपन लोग फिलहाल दो ही लिख रहे हैं, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव। नॉन मैकेनिकल वेव्स को अपन लोग देख रहे हैं अभी फिलहाल ईएम वेव्स। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया बेस्ड ऑन नेसेसिटी ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट, कि मीडियम रिक्वायर्ड है या फिर मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा क्लासिफिकेशन, ठीक है। और भी क्लासिफिकेशन आएंगे, वो आगे आगे चैप्टर में बढ़ते बढ़ते आएंगे। फिलहाल अभी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा आएगा मेरे पास ट्रांसवर्स या फिर लॉन्जिट्यूडिनल। अब सर ये सर क्या होता है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडिनल वेव, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था? स्ट्रिंग की बात। तो स्ट्रिंग की अगर मैं बात करूँ तो एनर्जी डायरेक्शन हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। एनर्जी मूवमेंट जो है वो हो रहा है इस डायरेक्शन में, और जो पार्टिकल मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है इस डायरेक्शन में। समझ आ रही बात? मतलब एनर्जी मूवमेंट इस डायरेक्शन में, पार्टिकल मूवमेंट हो रहा है मेरे पास इस डायरेक्शन में। समझ आ रही बात? ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव एक ऐसी वेव होती है जिसमें एनर्जी मूवमेंट और पार्टिकल मूवमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। लॉन्जिट्यूडिनल वेव, सर जब मैं साउंड ट्रैवल की बात कर रहा था तो मैंने देखा था कि पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, जब डिस्टर्बेंस उनको ऐसे मिला तो पार्टिकल्स वाइब्रेट भी ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, एनर्जी भी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स मतलब वो वेव्स जिसमें डायरेक्शन ऑफ एनर्जी एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मूवमेंट या पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज सेम, ठीक है। तो लॉन्जिट्यूडिनल जिसमें मेरे पास एनर्जी मूवमेंट एंड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लॉन्जिट्यूडिनल वेव जिसमें एनर्जी मूवमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज, ठीक है, इसको भी मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को एस पी लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। आरियस में मतलब जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रैवल कर रही है, अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तो दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रैवल कर रही है उसकी सेम डायरेक्शन में अगर मेरे पास पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है, दैट इज नोन एज लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। इन दोनों ही केस में अगर आप अच्छे से देखोगे तो मैं एनर्जी मूवमेंट एंड पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, उन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। मतलब पार्टिकल का होना जरूरी है, पार्टिकल का होना जरूरी है। मतलब कौन से टाइप की वेव्स, मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल? मैकेनिकल वेव्स। तो इन जनरल अपन लोग ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स को डिफाइन करते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो तो दो टाइप के क्लासिफिकेशन देखे अपन लोगों ने, बेस्ड ऑन मीडियम रिक्वायरमेंट एंड बेस्ड ऑन कि किस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रैवल कर रही है, पार्टिकल किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो। ठीक है, चलो फिलहाल हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स जो है ईएम वेव्स, वो आप लोगों को लास्ट में आएंगे मैग्नेटिज्म वगैरह के बाद। ईएम वेव्स पूरे एक अलग से चैप्टर रहेगा। जल्दी आओ। हाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल में भी दो टाइप देखे थे, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव, मतलब वही जो मैं स्ट्रिंग की बात करता, वेव ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, अब सुन, वेव ऑन स्ट्रिंग समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा आसान रहेगा समझने के लिए। मान के चलो मेरे पास कुछ एक ऐसा सेटअप है, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था,
स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड ब्लॉक ऑफ मास m। इस ब्लॉक से मैंने एक रस्सी अटैच कर रखी है, इस ब्लॉक से मैंने एक रस्सी अटैच कर रखी है जो दूसरे साइड एक वॉल से अटैच है, मतलब रस्सी का एक एंड वॉल से अटैच है और एक एंड ब्लॉक से अटैच है। समझ में आ रही बात? इनिशियली सब इक्विलिब्रियम पे है, ब्लॉक मेरे पास इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है नेचुरल लेंथ कहीं ऊपर रह जाती है, ठीक है, नेचुरल पोजीशन, और इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं मेरे पास यहाँ पर आती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मेन पोजीशन, मेन पोजीशन कहीं नीचे आती है एट अ डिस्टेंस x0 वेयर x0 वाज इक्वल टू mg/k। समझ आ रही है बात? ठीक है, खैर ये सब अभी छोड़ो, इस टॉपिक की अपन लोग बात नहीं कर रहे फिलहाल, ये बस आपको मैं थोड़ा सा याद दिला रहा था, ठीक है। अब सोच के देखो, अगर मैंने इस ब्लॉक को एक्सटेंड करके रिलीज कर दिया, अगर इस ब्लॉक को मैंने एक्सटेंड करके रिलीज कर दिया तो क्या ये ब्लॉक ऑसिलेट करने लग जाएगा? हाँ सर। और जैसे ही ये ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है वैसे वैसे मेरे पास आगे पल्सेस क्रिएट होने लगी, मतलब ये ब्लॉक मेरे हाथ का काम कर रहा है। सर मेरी बात, पहले मैं वेव हाथ से बना रहा था, अब हाथ से यार थक गया, कितना बनाएंगे, इस वजह से मैंने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अटैच करके इसको नीचे डिस्प्लेस कर दिया। तो जैसे जैसे ब्लॉक वाइब्रेट कर रहा है वैसे वैसे मेरे पास आगे पल्सेस क्रिएट हो रहे होंगे, आगे इसमें आगे मेरे पास पल्सेस या आगे मेरे पास डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही होंगी, मेरे पास आगे वेव ट्रैवल कर रही है। समझ में आ रही बात? ठीक है। हाँ, अगर मान के चलो जो मैंने इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट लाया था, अगर वो डिस्प्लेसमेंट को मैं मान के चलो x बोल रहा हूँ, अगर मान के चलो वो x काफी छोटा है, अगर वो x काफी छोटा है तो उस टाइप ऑफ ऑसिलेशन को अपन लोग क्या बोल सकते थे कि दैट ऑसिलेशन विल बी एन SHM, दैट ऑसिलेशन विल बी एन SHM। याद करो, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अगर आप ये रस्सी वस्सी को अगर भूल जाते हो, ठीक है, तो ये चीज हम लोग ने SHM में भी पढ़ा था कि अगर मैंने इसको एक्सटेंड करके रिलीज किया तो ये ऑसिलेट तो करेगा, लेकिन अगर एक्सटेंशन छोटा था तभी वो SHM कहलाया जाएगा। अगर एक्सटेंशन बड़ा हो गया तो f इज इक्वल टू -kx नहीं -kx³ हो सकता है, -kx⁵ हो सकता है, कुछ और हायर पावर में जा सकता है, ठीक है। f इज इक्वल टू -kx तब तक करेगा जब तक मेरे पास डिस्प्लेसमेंट स्मॉल, ठीक है। तो मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट स्मॉल रखा ताकि ये मेरे पास मोशन एक SHM रहे। आ रही बात समझ में? ठीक है। अगर ये मोशन, इसका मोशन अगर मेरे पास SHM है, अगर इसका मोशन मेरे पास SHM है, आ रही है इसमें, इसका मतलब जो मेरे पास आगे जो पल्सेस भी जो क्रिएट हो रहे होंगे, आगे जो मेरे पास पल्सेस भी जो क्रिएट हो रहे होंगे वो इसी SHM का रिजल्ट रहेंगे, वो इसी SHM का मेरे पास रिजल्ट रहेंगे। समझ आ रही बात? ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया। मैंने सर SHM ही क्यों ले रखा है, क्योंकि सर मैंने अभी तक जो ऑसिलेशन की स्टडी की दैट वाज SHM। आ रही है इसमें, तो उस ऑसिलेशन की वजह से अब आपने अच्छे से ये तो नोटिस किया होगा कि अगर मुझे वेव बनाना है तो एक टाइप का ऑसिलेशन मेरे पास लग रहा था, ठीक है, या एक टाइप का डिस्टर्बेंस लग रहा था। आ रही बात में? तो फिलहाल जब मैं इस ऑसिलेशन की बात कर रहा था, मुझे ऑसिलेशन से वेव बनाना था, कौन सा ऑसिलेशन मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा था सर? SHM। तो इस वजह से मैंने इसको इस ऑसिलेशन को SHM अज्यूम करके चला। अगर SHM अज्यूम करके चल रहा हूँ मतलब ये मान के चलना है कि द डिस्प्लेसमेंट विल बी वेरी स्लो, द डिस्प्लेसमेंट विल बी वेरी स्लो। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो डिस्प्लेसमेंट लार्ज होगा तो क्या होगा सर? डिस्प्लेसमेंट लार्ज रहेगा तो फिर मेरे पास ऑसिलेशन SHM में रहेंगे बस, ठीक है। हाँ भाई देख लो कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ वेव, ठीक है। इस चीज को, ठीक है, जो ओरिजिनल जो मेरे पास था इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इसको अपन लोग मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स बोलेंगे। मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, वही जो मीन पोजीशन जो होता है इसको वही बोलेंगे मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल। मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन जहाँ पे वो पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम होते हैं। समझ मेरी बात? ठीक है। ये चीज जो होती है मेरे पास इसको अपन लोग बोलते हैं क्रेस्ट, और ये चीज जो होती है इसको अपन लोग बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। स्पेलिंग एक बार देख लीजिए। हाँ आपको पता ही है, आपके सर स्पेलिंग में बड़े एक्सपर्ट है। फिलहाल ये चीज होती है क्रेस्ट, ये चीज होती है मेरे पास ट्रफ। समझ आ रही बात? ठीक है। हाँ अगर आप देखोगे कि मेरे पास एक कंप्लीट वेव में क्या बोलूँगा, अ कंप्लीट वेव विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। अ कंप्लीट वेव विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। आ रही बस में? ठीक है। कंप्लीट वेव मतलब ओरिजिनेटिंग सोर्स का एक ऑसिलेशन। अब इसके एक ऑसिलेशन में आप ऊपर वाला पार्ट भी आएगा, नीचे वाला पार्ट भी आएगा, मतलब एक क्रेस्ट भी आ गया होगा, एक ट्रफ भी आ गया। समझ रही बात? तो दिस इज कंप्लीट वेव, दिस इज वन सिंगल वेव।
समझ में आ रही है बात, ठीक है। और इसी चीज को ऑसिलेशन मतलब वापस सेम मोशन रिपीट करने वाला, मतलब यही चीज वो आगे आगे वापस रिपीट करने वाला। अगर ये और एक्सटेंडेड होती तो आपको कुछ ऐसे दिखाई दिया कि सेम क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ वही रिपीट हो रही है, ठीक है। सिर्फ बेसिक्स अपन लोग देख रहे हैं फिलहाल आज वेव के, ठीक है। और बेसिक इक्वेशन क्या होती है वो अपन लोग देखेंगे। हाँ, उसके सिवा एक वेव की जो मेरे पास, एक सिंगल वेव की जो मेरे पास जो लेंथ जो होती है उसको अपन लोग बोलते हैं वेवलेंथ लैम्डा। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ लैम्डा। आरियस में, ठीक है। अब सुनो, एक लैम्डा क्रिएट करने के लिए ये भाई साहब एक बार ऑसिलेट किए होंगे आरियस में, और एक ऑसिलेशन में तो टाइम रहता है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड आरियस में। तो दिस टाइम पीरियड विल आल्सो बी द टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव, क्योंकि जितना टाइम इसका एक ऑसिलेशन के लिए लगा उतना टाइम तो इसका एक वेव के लिए निकला, सॉरी एक वेव बनाने के लिए लगा था आरियस में। तो टाइम पीरियड ऑसिलेशन का और वेव का मेरे पास सेम रहेगा, सोर्स ऑफ ऑसिलेशन एंड द वेव। समझ में आ रही बात, ठीक है। दोनों के लिए टाइम पीरियड अपन लोगों ने सेम डिफाइन किया था, वन ऑसिलेशन या फिर वन कंप्लीट वेव बनाने के लिए जो टाइम लग रहा है उसको अपन लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। सिर्फ बेसिक बेसिक टर्म्स, ठीक है। आगे और भी टर्म्स आएंगे इक्वेशंस के बाद वो अपन लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, जैसे जैसे इक्वेशंस पढ़े, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पढ़ा हम आप लोगों ने, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, और उसकी वैल्यू आती है 1 टाइम पीरियड के बराबर, ठीक है। तो ये हो गई मेरे पास बेसिक्स, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब ये जो होता है मेरे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसका अपन लोग क्या बोलते थे, एम्पलीट्यूड से, क्या बोलते थे, एम्पलीट्यूड। आ रही है इसमें। अब क्योंकि एसएचएम में मतलब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होना चाहिए, मतलब ये एम्पलीट्यूड शुड बी वेरी स्मॉल, ठीक है। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग वेव का एम्पलीट्यूड जो है दैट शुड आल्सो बी वेरी स्मॉल, द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव शुड आल्सो बी वेरी स्मॉल। आ रही है इसमें, जस्ट टू सेटिस्फाई कि अपना ऑसिलेशन एक एसएचएम है, ठीक है, क्योंकि हमको क्वेश्चन से भी फिलहाल सिलेबस में इतना आपने, ठीक है। चलो अब ये तो समझ में आ गया कि सर बेसिक्स क्या होते हैं मेरे पास, क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। आगे कुछ और टर्म्स हैं वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, एक होमवर्क है आप लोग के लिए कि which all lengths are equal to lambda. First, ये लेंथ, सेकेंड ये लेंथ, थर्ड ये लेंथ, फोर्थ में वहां पे बना रहा हूँ, पहले आप होमवर्क नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क में ए बी सी और डी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। और जो लैम्डा के बराबर नहीं है उनकी लेंथ कितनी है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा वो भी आपको बताना। हाँ, तो ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि मेरे पास ऑसिलेशंस की वजह से कैसे वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंट टर्म्स ऑफ वेव्स आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन को निकालना है इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव। जैसे हम लोग ने इक्वेशन ऑफ एसएचएम निकाला था वैसे भी हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि जो मेरे पास वेव जो ओरिजिनेट हो रहा है वो एसएचएम से ही ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब जो वेव की इक्वेशन रहेंगी वो रिलेटेड टू एसएचएम ही रहेंगी, ठीक है। तो एसएचएम के इक्वेशन से ही वेव की इक्वेशन आने वाली, वो कैसे आएंगे वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। वही एग्जांपल लेते हैं अपना स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। मान के चलो स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट के मास m ब्लॉक का मेरे पास एक स्ट्रिंग अटैच थी, ये वॉल से कनेक्टेड है, ठीक है।
हाँ, मान के चलो ये है मेरा y एक्सिस, ये है मेरा x एक्सिस, ठीक है। मैं एक पार्टिकल यहाँ पे कंसिडर करूँ, मान के चलो पार्टिकल इज ए, पार्टिकल इज ए, ठीक है, एट ए डिस्टेंस x नॉट, एट ए डिस्टेंस x नॉट। अब ये अगर मेरे पास y एक्सिस, ये मेरे पास x एक्सिस, मतलब ये ओरिजिन है 0,0, दिस विल बी x नॉट फ्रॉम दिस, ठीक है। हाँ, अब मुझे पता है कि ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ये तो SHM है, ठीक है। SHM इन x डायरेक्शन, ये SHM इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन। अभी तक हम लोगों ने जो भी SHM देखे थे दैट वाज इन x डायरेक्शन, दैट वाज इन x डायरेक्शन। आरियस में अब क्योंकि x डायरेक्शन मेरे पास SHM था तो मैं इक्वेशन लिख रहा था x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। आरियस में अब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में, तो मैं क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। सर SHM है तो चाहे x हो या y हो, सिर्फ नाम करंट चेंज हो रहा है, लेकिन सर जो कर्म है वो सेम होना चाहिए। सर हमारी बात, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, कर्म सेम रहना चाहिए। सर हमारी बात, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x हो रहा है, इस वजह से x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट y में हो रहा है, इस वजह से y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। और ये उसमें वही सब बेसिक होता है, a इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई नॉट इज इनिशियल फेज, ठीक है। उसके सिवा जब हम लोग इसका फेजर बनाते थे आरियस में, अब ये चीज आपके लिए सेकंड होमवर्क, आज का सेकंड होमवर्क है, जब मुझे फेजर बनाना रहता था, मान के चलो अगर मैं क्लॉकवाइज लेके जा रहा था, ठीक है। अब क्योंकि मुझे x में साइन वाला टर्म चाहिए था, इस वजह से मैं वर्टिकल से एंगल ओमेगा टी प्लस फाई नॉट ले रहा था। आरियस में क्योंकि मुझे x वाला टर्म साइन में चाहिए था, इस वजह से मैं वर्टिकल से एंगल ओमेगा टी प्लस फाई नॉट ले रहा था क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में विद अपर वर्टिकल। अगर एंटी क्लॉकवाइज लेता था तो विद लोअर वर्टिकल ओमेगा टी वहाँ एंगल मेजर कर रहा था, ठीक है। अब अगर मुझे y में अगर फेजर बनाना है, y का करस्पॉन्डिंग फेजर बनाना है, तो मुझे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए एंगल कहाँ से मेजर करना है वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। सिंपल सिंपल सी चीजें आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये तो समझ में आ गया होगा कि जो मेरे पास ओरिजिन वाला सोर्स पार्टिकल जो है, ओरिजिन वाला सोर्स पार्टिकल, क्योंकि इसी की वजह से मेरे पास एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसी की वजह से वेव आगे प्रोड्यूस हो रही है, तो इसको मैं बोलूंगा सोर्स, इसको मैं क्या बोलूंगा, सोर्स। सर हमारी बात, तो अगर मैं सोर्स के अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखता हूँ y s दैट इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। सर हमारी बात, अब सुन, ये इसका कोऑर्डिनेट 0,0 था, इसका कोऑर्डिनेट x0,0, ये डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस इज x नॉट, दिस डिस्टेंस इज x नॉट। समझ में आ रही बात, ठीक है। मान के चलो मेरे ऑसिलेशन की वजह से वेव्स प्रोड्यूस होने वाली थी, क्या प्रोड्यूस होने वाली थी, वेव्स। वो जो वेव्स है क्या वो आगे ट्रैवल कर रही है, स्ट्रिंग वेव्स आगे ट्रैवल करने वाली है, वो जो स्ट्रिंग वेव्स आगे ट्रैवल करेंगी, मान के चलो वो v वेलोसिटी से ट्रैवल करने वाली है। कितने वेलोसिटी से ट्रैवल करनी है, v वेलोसिटी से। v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। हमारी बात, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि क्लियर दिखे, इस वजह से मैं चीजें मिटा रहा हूँ। हाँ, दिस डिस्टेंस वाज x नॉट, t इज इक्वल टू 0 पे मान के चलो मैं इसको वाइब्रेट करके छोड़ रहा था, ठीक है। ये वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। जैसे मेरे पास वेव आगे ट्रैवल कर रही होंगी, तो जैसी वेव a पे पहुंचेंगी तो a भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, करेगा करेगा करेगा। और इसमें जैसे सोर्स पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा था, a भी वैसा ही वाइब्रेट करेगा। और इसमें जैसे मेरे पास सोर्स पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा था, जैसे मेरे पास सोर्स पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था, वैसे ही मेरे पास ए ऑसिलेट करेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वेव उस तक पहुंचेगी। बात समझो क्या बोल रही है, ठीक है। यही पूरी वेव की कहानी है। हमारी बात, जैसा मेरा सोर्स पार्टिकल बिहेव कर रहा है, जैसे मेरे पास सोर्स पार्टिकल बिहेव कर रहा है, वैसे ही पार्टिकल ए बिहेव करेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वेव उस तक पहुंच जाएगी। समझ आ रही बात, ठीक है। अच्छा, वेव कितनी स्पीड से आ रही थी, v स्पीड से। कितने टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, x नॉट। क्या कांस्टेंट स्पीड है, ऑब्वियसली सर। एक बार जब मैंने ऑसिलेट कर दिया तो वेव कांस्टेंट स्पीड से आगे ट्रैवल कर रही है, कोई फोर्स थोड़ी ना है जो उसको पीछे से और धक्का दे रहा हो। तो अगर क्योंकि मेरे पास एक कांस्टेंट स्पीड है, तो मैं लिख सकता हूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस
अपॉन टाइम। कितनी स्पीड से जा रहा था सर? v स्पीड से। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था सर? x नॉट डिस्टेंस। तो मान के चलो टाइम लगने वाला था कुछ t, तो t विल बी इक्वल टू x नॉट अपॉन v। t विल बी इक्वल टू x नॉट अपॉन v। तो ये वो टाइम है जब वेव सोर्स से पार्टिकल a तक पहुंच जाएगी। ये वो टाइम है जब वेव सोर्स से पार्टिकल a तक पहुंच जाएगी। t इज इक्वल टू x नॉट अपॉन v। t इज इक्वल टू x नॉट अपॉन v। और जैसी वेव यहां तक पहुंच गई तो जो पार्टिकल्स जो सोर्स पार्टिकल के साथ हुआ था वही अब a पार्टिकल के साथ होने वाला। समझ रही बात? सोर्स पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आया था, तो जैसी वेव यहाँ पे a पे पहुंचेगी वो भी ऊपर जाके नीचे आएगा। आ रही इसमें? और ये ऊपर नीचे का मूवमेंट कंटिन्यू होते रहेगा। ठीक है, बंदर वाले स्टेप्स नहीं कर रहा हूँ, गधड़ों ध्यान से सुनना। समझ में आ रही बात? तो जो सोर्स वाले पार्टिकल के साथ हुआ वही ए वाले पार्टिकल के साथ होगा जब वेव उस तक पहुंच जाए। समझ में आ रही बात? ठीक है, गुड। तो सर इसका मतलब अगर मेरे पास सोर्स की इक्वेशन थी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, सोर्स की इक्वेशन क्या थी मेरे पास? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अगर मैं सोर्स की बात करूं तो सोर्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या था सर? 0। ठीक है, एट सम टाइम टी। ठीक है, सोर्स का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं। ठीक है, अब जो मेरे पास पार्टिकल ए जो है उसका पोजीशन एक्स नॉट है। समझ में आ रही बात? तो वेव कब तक उससे पहुंचेगी उसके वेव उसकी पोजीशन पे भी डिपेंड करने वाला है। आ रही है इसमें? ठीक है, तो इस वजह से पोजीशन का टर्म और टाइम का टर्म में दोनों इंक्लूड करने की कोशिश करूँ। ठीक है, चलो मैं क्या बोल सकता हूं सर कि जो सोर्स के साथ अब हो रहा है, जो सोर्स के साथ अब हो रहा है वो पार्टिकल ए के साथ बाद में होगा। वो पार्टिकल ए के साथ बाद में होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जो सोर्स के साथ अब हो रहा है वो पार्टिकल ए के साथ बाद में होगा। कितने टाइम के बाद में होगा सर? एक्स नॉट बाई वी टाइम के बाद। कितने टाइम के बाद? एक्स नॉट बाई वी टाइम के बाद। ठीक है, तो सोर्स के साथ क्या हो रहा है? सोर्स की इक्वेशन आई थी वाई एस इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। वाई एस इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ठीक है, सोर्स पार्टिकल कौन से एक्स कोऑर्डिनेट पे था? अगर मैं एक्स कॉमा टी, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी लिखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पोजीशन और टाइम में दोनों इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम पे तो डिपेंडेंट रहेगा और पोजीशन किस पोजीशन की बात कर रहा हूँ उस पर भी डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो सोर्स पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? 0। तो सोर्स पार्टिकल के साथ टाइम टी में क्या हो रहा था? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ में आ रही बात? जो सोर्स पार्टिकल के साथ टाइम टी पे हो रहा था, जो सोर्स पार्टिकल के साथ टाइम टी पे हो रहा था, ठीक है, टाइम टी पे जो सोर्स पार्टिकल के साथ हो रहा था, ए तक पहुंचने के लिए और कितना टाइम लग गया? ए तक पहुंचने के लिए सर और कितना टाइम लग गया? एक्स नॉट बाई वी। ए तक पहुंचने के लिए और एक्स नॉट बाई वी लग गया। मतलब ए पे, ठीक है, अगर जो सोर्स पार्टिकल के साथ टी टाइम पे हो रहा था, ए के साथ वो टी प्लस एक्स नॉट बाई वी टाइम पे हो रहा है। ध्यान से समझो, जो भी सोर्स पार्टिकल के साथ टी टाइम पे हो रहा था वो ए पार्टिकल के साथ टी प्लस एक्स नॉट बाई वी टाइम पे हो रहा है। और जो मेरे साथ अब हो रहा है वो तुम्हारे साथ बाद में होगा। समझ में आ रही है बात? तो जो सोर्स पार्टिकल के साथ टी टाइम पे हो रहा है वो ए पार्टिकल के साथ टी प्लस एक्स नॉट बाई वी टाइम पे होगा। ए पार्टिकल के साथ कितने टाइम पे? टी प्लस एक्स नॉट बाई वी टाइम पे होगा। आ रही इसमें? अच्छा, ए का कोऑर्डिनेट क्या था? एक्स कोऑर्डिनेट एक्स नॉट। समझ में आ रही है बात? तो जो सोर्स पार्टिकल के साथ टी टाइम पे हो रहा था, सोर्स पार्टिकल मतलब एक्स इक्वल टू 0, जो सोर्स पार्टिकल के साथ टी टाइम पे हो रहा था वो एक्स नॉट पार्टिकल के साथ टी प्लस एक्स नॉट बाई वी टाइम पे हो रहा है। और सोर्स पार्टिकल के साथ टी टाइम पे क्या हो रहा था सर? ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। समझ आ रही बात? यही तो हम लोग ने लिखा था कि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो आता था मेरे पास ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। तो सोर्स पार्टिकल के साथ टी टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तो एक्स नॉट पार्टिकल के साथ इस टाइम पे भी सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। आइए, इसमें कुल मिला के बात यह है कि जो सोर्स के साथ टी टाइम पे होगा वो एक्स नॉट के साथ टी प्लस एक्स नॉट बाई वी टाइम पे होगा। और सोर्स के साथ टी टाइम पे हो क्या रहा है मेरे पास? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। सो दिस शुड बी इक्वल टू एक्स नॉट कॉमा टी प्लस एक्स नॉट बाई।
समझ आ रही बात, एक्स नॉट कॉमा टी प्लस एक्स नॉट बाय, समझ में आ रही है बात, ठीक है। हाँ भाई यहां तक तो हम लोग समझ में आ गए, लेकिन सर जैसे सोर्स की इक्वेशन लिखी थी ना अपन लोगों ने 0, t, वैसे मैं एक ही इक्वेशन लिखना चाहता हूँ x नॉट, t, कि मुझे t प्लस एक्स नॉट बाई वी नहीं, t टाइम पे क्या हो रहा था सब मुझे वो जानना है, आ रही है इसमें, ठीक है, ताकि मेरे पास एक और जनरलाइज रिजल्ट आ सके। आ रही है इसमें, अभी जो रिजल्ट आया वो x नॉट, t प्लस एक्स नॉट बाई वी, ठीक है, मतलब एक एडिशन टर्म में आ रहा है, ज्यादा जनरलाइज नहीं दिख रहा है, कुछ ऐड और हो रहा है उसमें। तो अगर और जनरल फॉर्म में लाने, मतलब मुझे ओनली फंक्शन ऑफ t, मतलब x नॉट, t के फॉर्म में चाहिए था, आ रही है इसमें, तो सर क्या ऐसे फॉर्म की इक्वेशन में निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। t प्लस एक्स नॉट बाई वी पे ये इक्वेशन आ रहा था, अगर आपको सिर्फ t पे चाहिए, सिर्फ t पे चाहिए, तो कितना टाइम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको? x नॉट बाई वी टाइम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितना टाइम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? x नॉट बाई वी टाइम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमारी बात, तो अगर t प्लस एक्स नॉट बाई वी पे ये आ रहा था ओमेगा t प्लस फाई नॉट, तो x नॉट बाई वी सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा? a साइन ओमेगा t में x नॉट बाई वी सब्ट्रैक्ट करना आ रही है इसमें, क्योंकि उतना टाइम एक्स्ट्रा पे ये इक्वेशन आ रही थी, तो उतना टाइम पहले क्या इक्वेशन आएंगी? माइनस एक्स नॉट बाई वी। समझ में आ रही बात? t प्लस एक्स नॉट बाई वी प्लस एक्स नॉट बाई वी पे ये इक्वेशन आ रही थी, तो एग्जैक्टली t पे और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब माइनस एक्स नॉट बाई प्लस। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी इंटू एक्स नॉट प्लस फाइन इज इक्वल टू बाई ए एक्स नॉट कॉमा टी। ठीक है, ताकि थोड़ा सा और अच्छे से दिखाई दे, इस वजह से मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आज का बस लास्ट टॉपिक है, ध्यान से देखो। तो वाई ए एक्स नॉट कॉमा टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाय वी एक्स नॉट प्लस फाइन। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो बाय ए पार्टिकल के लिए एक्स नॉट कॉमा टी की इक्वेशन क्या हो गई? एक्स नॉट पोजिशन टी टाइम पे, एक्स नॉट पोजिशन टी टाइम पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ रही है। ठीक है, एक्स नॉट पोजिशन टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, क्योंकि वाई में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये अपन को डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। समझ बात? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन एक्स नॉट एंड टाइम टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी इंटू एक्स नॉट प्लस फाइन। ठीक है, ये ओमेगा बाई वी को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते। ओमेगा क्या होता है मेरे पास? टाइम 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, ऐसे जब मैं देखा ही था। और v इज द वेव वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ये वेव स्पीड डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगी वेव? लैम्डा डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस? लैम्डा डिस्टेंस। और एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है? कैपिटल टी। एक ऑसिलेशन में टाइम लगता है कैपिटल टी। तो ओमेगा बाई वी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? ओमेगा वाज 2 पाई बाई कैपिटल टी अपॉन वी इज लैम्डा बाई कैपिटल टी। कैपिटल टी बाजे, तो मेरे पास ओमेगा बाई वी की वैल्यू आ गई 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा। दिस इज नोन एज के, वेव नंबर। समझ आ रही बात? दिस इज नोन एज वेव नंबर। ठीक है, इसको एक नया नाम देते हैं। मैंने आपको भी बताया था कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इक्वेशंस में और नए नए नाम पता चलेंगे। वेवलेंथ देखा था, फ्रीक्वेंसी देखा था, टाइम पीरियड देखा था, एक और नया मिल गया वेव नंबर विच इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। तो के ओमेगा बाई वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? के। ओमेगा बाई वी की जगह लिख सकता हूँ के। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ पार्टिकल ए एक्स नॉट कॉमा टी आ गई मेरे पास a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइन, सॉरी के एक्स नॉट प्लस फाइन। अब सर एक्स नॉट तो पोजीशन ए के लिए, एनी जनरल एक्स के लिए क्या होगा? एक्स नॉट को एक्स से रिप्लेस कर। तो जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट द पोजीशन एक्स एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइन। मतलब ये इक्वेशन क्या बता रही है? ध्यान से सुनो सर, ये इक्वेशन मुझे बता रही है कि एक वेव में एट एनी जनरल एक्स, एट एनी जनरल एक्स एट एनी टाइम टी पे वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा
एट एनी जनरल एक्स एट एनी टाइम टी पे वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो इस इक्वेशन से पता चलता है. ठीक है, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ वेव मोशन. ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ वेव मोशन. समझ आ रही है बात? ठीक है, तो मेरे ख्याल से इक्वेशन ऑफ वेव आपको अच्छे से समझ में आ गई. ठीक है, अच्छे से पढ़ना. आज थोड़ा सा रीडिंग आप दोनों ध्यान से करना. और अगर जिन लोग का SHM कंप्लीट हुआ, SHM फटाफट कंप्लीट करो. अगर SHM अच्छे से आता होगा तो ये बहुत हलवा है. अगर नहीं आता होगा तो भाई ये तो ऊपर वाले ही मालिक है. ठीक है, चलो.